हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दघट की कहानी का अगला भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप उन्हें सुन सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की आगे की कहानी। इस कहानी के लेखक हैं रिंकेश झूरिया जी। और अगर आप सभी ने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने होंगे तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। हवेली में किसी को ना पाकर मयंक हल्के कदमों से बाहर जाने लगा। हवेली से निकलकर उसने ध्यान दिया कि रात की गुप्त खामोशी को चीरती वो रोने की आवाज़ सामने उस नीम के पेड़ के पास से आ रही है। मयंक कुछ आगे बढ़ा, परंतु नीम से कुछ दूरी पर ही ठहर गया। वो आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। चांद की चांदनी छनकर उस बड़े नीम के पेड़ के पार से आ रही थी। उसे नीम की एक बड़ी सी डाल पर एक धुंधली सी अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। क्या वो कोई लड़की की थी? हाँ शायद, पर वो उस डाल पर बैठी आंसू क्यों बहा रही थी? मयंक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। एकाएक वो आकृति उठ खड़ी हुई। मयंक स्तब्ध सा खड़ा रह गया। बेहद गौर से देखने पर उसने पाया कि लड़की के हाथ में कोई रस्सी है जिसका एक सिरा नीम की टहनी के साथ बंधा है। अकस्मात उसे एहसास हुआ कि लड़की के हाथ में रस्सी का बना फंदा था। मयंक की सांसें तेज होने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उससे आगे होने वाली अनहोनी का कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा था उसे। मयंक कुछ बोलता इससे पहले उस लड़की ने वो फंदा अपने गले में डाला और पेड़ से छलांग लगा दी। मयंक के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर गिर पड़ा। उसके दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया। ये उसने क्या देखा? लड़की उसके ठीक सामने फंदे पर झूल रही है, पर वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? वो किसी जड़वत पत्थर की तरह चुपचाप क्यों खड़ा है? कुछ पलों बाद लड़की के थोड़े बहुत हिलते डुलते पैर भी शांत हो गए। चारों तरफ एक विचित्र सी खामोशी फैल गई। मयंक शून्य सा खड़ा नीम पर लटकी उस लाश को देख रहा था। कुछ देर पहले तक उसके कानों में झिंगुरों की आवाज़ें पड़ रही थी, किंतु अब वो भी सुनाई नहीं दी। क्या उसे छोड़कर धरती के सारे प्राणी निर्जीव हो चले हैं? टहनी से लटकी उस लड़की की गर्दन टूटने के कारण कुछ तिरछी हो गई थी और उसका ठंडा बेजान शरीर फंदे पर मानो चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। सहसा उसके शरीर ने घूमना बंद कर दिया। वो बिल्कुल स्थिर हो गए। मयंक सब कुछ देख रहा था। चर्र मर्र की आवाज़ के साथ उस दैत्याकार नीम के पेड़ की फंदे वाली टहनी लंबी होने लगी। वो टहनी मयंक की तरफ ही बढ़ रही थी। वो सकपका गया और भागने लगा। अगले ही क्षण वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। वो लाश भी टहनी के साथ साथ उसके बेहद करीब आ चुकी थी। मयंक हाथों के बल सरकने लगा। वो घसीटते हुए खुद को कुछ दूर ही ले जा पाया था। उसका खून जमने लगा। नीम की डाल इतनी लंबी हो चुकी थी कि उस लड़की की लाश अब ठीक उसके ऊपर लटक रही थी। उसी समय फांसी का फंदा टूटा और लड़की की देह उस पर गिर पड़ी। पसीने से लबालब मयंक बिस्तर से उठा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। विवेक जल्दी से दौड़कर उसके पास आया। तुम ठीक तो हो? मयंक, पानी, मुझे पानी दो। विवेक ने पानी का ग्लास उसे थमाया। मयंक एक सांस में सारा पानी गटक गया। अब वो कुछ शांत हुआ। मैंने शायद कोई बुरा सपना देखा। दोनों आगे कुछ बतलाते उससे पहले ही नीचे से आती शोर शराबे की आवाज़ के कारण दोनों का ध्यान उधर चला गया। मयंक और विवेक नीचे उतरे। बरामदे में डली खाट पर दहल सिंह बैठा था। सामने भूरी काकी खड़ी चिल्ला रही थी, देख जमींदार, तेरी एक जिद ने क्या कुछ नहीं कर डाला। हवेली के सारे लोग बाहर आ गए। सभी के सामने बुढ़िया ने ज़्यादा मुंह खोलना मुनासिब नहीं समझा। जोरावर सिंह कहीं बाहर गया था। उसी समय वो हवेली में आया। क्या चल रहा है ये सब? उसके गले से आवाज़ गरजी। भूरी पूरे आवेश में थी। जोरावर सिंह को देखकर
उसकी बूढ़ी देह मारे गुस्से के कांप उठी। उसकी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। आंखें लाल करके भूरी उस पर फुफकारी, तेरे कुकर्म तेरे आड़े आएंगे जोरावर सिंह, तेरे कुकर्म ही तेरे अंत का कारण बनेंगे। जोरावर आग बबूला हो उठा। उसने बुढ़िया की बाँह पकड़ी। क्या बोली तू? वो आगे कुछ करता उससे पहले ही दहल सिंह ने उसे रोक दिया। जोरावर ने भी मेहमानों के सामने ज़्यादा तमाशा बनाना ठीक नहीं समझा। बूढ़ी काकी भी हवेली से बाहर निकल गई। एक गहरी सांस के साथ दहल सिंह चारपाई से उठा। मयंक चौंधिया गया। उसने पहली बार दहल सिंह के रोबीले चेहरे पर हताशा और विषाद की झलक देखी। दहल सिंह कुछ भी बिना बोले चुपचाप अंदर चला गया। मयंक और विवेक का आज बानपुर में दूसरा दिन था। मयंक अपने सपने वाली बात विवेक से साझा करना चाहता था, पर बाद में मजाक बनने के भय से उसने चुप्पी साध ली। आज सुबह भूरी काकी का हवेली में आना और वैसी गोल मटोल बातें करना भी उनके कुछ पल्ले ना पड़ा। आकाश के साथ घूमते घूमते उन्हें दोपहर हो चली थी। वो उन्हें गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी के पास ले गया। ये हरिया का घर था, वही हरिया जिसकी नोची गई लाश 1 महीने पहले गांव के बीचों बीच पड़ी थी। वो झोपड़ी देखने में बिल्कुल साधारण थी, किंतु उसकी गोबर लिपि दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्र अलग ही आकर्षण पैदा कर रहे थे। आकाश ने आवाज़ दी। अंदर से हरिया की पत्नी हेमा बाहर निकली। उसकी सूजी आंखें साफ बयां कर रही थी कि वो पिछले कई दिनों में ठीक से सो नहीं पाई है। हेमा के पीछे पीछे लगभग 8-9 साल की लड़की भी झोपड़ी से बाहर निकली। उन लोगों में अरुचि दिखाते हुए वो लड़की दीवार के पास जाकर बैठ गई और गेरू के रंगों में हाथ भर कर आकृतियाँ उकेरने लगी। आकाश ने हेमा को उन दोनों के बारे में बताया। गांव के बाकी लोगों की तरह हेमा का भी हैरान होना स्वाभाविक था। वो आपकी बेटी है? मयंक उस छोटी लड़की की तरफ देख रहा था। हेमा, हाँ साहब, अब वही मेरे जीने का सहारा है। उसकी आंखें नम हो गई। विवेक ने कुछ सकुचाते हुए पूछा, आपके पति की मौत कैसे हुई? हेमा के सूखे होठों से रुआसी आवाज़ निकली। उस दिन वे पड़ोस के गांव में किसी रिश्तेदार के ब्याह में गए थे। आते समय अंधेरा हो गया। कुछ नशा भी कर रखा था। ध्यान न दिया और पहुंच गए उस मुर्दघट्टे के पास। फिर वो आगे बोल न सकी और फफक पड़ी। मयंक, क्या पुलिस ने कुछ तहकीकात नहीं की? हेमा क्रुद्ध हो गई। उसका रुआसापन रोष में तब्दील हो गया। पुलिस बड़े लोगों की गुलाम है साहब। वो पुलिस वाला मोहन सिंह हवेली के जमींदारों का पालतू कुत्ता है। पैसों की बूटी हरदम उसके मुंह में फंसी रहती है। मेरा मर्द कोई अकेला शिकार नहीं हुआ बानपुर में। बरसों से ये कोप यहाँ बरस रहा है। हर बार पुलिस वाला किसी जानवर का नाम लगाकर मामला रफा दफा कर देता है। हेमा का गुस्सा होना जायज़ था। मयंक और विवेक को ये समझ नहीं आया कि हवेली के लोग मामला दबा क्यों देते थे। उन्हें इन सब से कौन सा डर था? शांति को चीरती हेमा का आक्रोश फिर उमड़ा। अरे राक्षस हैं ये ज़मींदार लोग। पिछले साल जब फसल अच्छी ना हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए राशन आया। उस मुँह जले पुलिस वाले की मदद से जोरावर सिंह ने सारा अनाज कोठी में रखवा दिया। गरीबों की हाय भी नहीं लगती इन शैतानों को। माहौल को ठंडा करने के लिए मयंक उस छोटी लड़की की तरफ मुड़ गया। वो दीवार पर चित्रकारी करने में मशगूल थी। उसी समय मयंक ने दीवार पर बने एक चित्र की तरफ गौर किया। लड़की ने एक बड़ा सा मकान बनाया था जिसके अंदर जंजीरों में लिपटा कोई आदमी पड़ा था। वो बड़ा ही भद्दा और बदहाल दिख रहा था। मयंक ने अपना फ़ोन निकाला और उस आकृति की फ़ोटो खींची। फ़ोन की फ्लैशलाइट से उचक कर लड़की पीछे मुड़ी। मयंक मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लड़की ने अपनी शंकालू नज़रें हेमा की ओर डाली। हेमा बोली, इसका नाम राधा है। बोल नहीं सकती अभागिन, गूंगी है। मयंक को ये सुनकर जैसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने अपने जेब में हाथ डाला और एक पेपरमिंट की टॉफ़ी निकाली। वो हमेशा अपने पास ऐसे टॉफ़ियाँ रखता था। उसने टॉफ़ी लड़की की ओर बढ़ाई। लड़की ने खुशी खुशी ले ली। अरे आप यहाँ? सभी चौंक कर पीछे मुड़े। पीछे बेकार सी मुस्कान लिए मोहन सिंह खड़ा था। उसे देखकर हेमा ने उसे ऐसे घूरा मानो वो आंखों से उसे कच्चा चबा जाएगी। हम भी गांव की गश्त पर निकले हैं, चलिए साथ चलते हैं। मानसून की पहली बारिश हो गई है। कोई हल लेकर खेत की जुताई कर रहा है तो कोई मेड़ पाट रहा है। इन खेतों के किनारे बने एक टीले पर खड़े हैं
विवेक, मयंक, आकाश और इंस्पेक्टर मोहन सिंह, ये सारे खेत जमींदार दहल सिंह के हैं। गांव के सारे लोग खेती करते हैं यहाँ। मोहन सिंह बड़े गर्व से बोला। खेतों से होकर वे लोग वापस गांव की तरफ चल पड़े। शाम होने को आई थी। आकाश को उसके घर छोड़कर मयंक और विवेक मोहन सिंह के साथ हवेली की तरफ बढ़ चले। मोहन सिंह, कल भोज में शामिल होंगे ना आप? मयंक, कैसा भोज? मोहन सिंह, अरे वो दहल सिंह जी के बेटे विजय की बरसी है ना कल। मयंक और विवेक चौंक पड़े। विवेक, दहल सिंह के कोई बेटा भी था? मोहन सिंह, हाँ बाबू, बड़ा अच्छा लड़का था। जन्म देते ही जमींदारनी चल बसी। भूरी काकी ने ही उसे पालकर बड़ा किया था। विलायत से पढ़कर आया था। सबसे हंस बतलाकर बात करता। पर जमींदार साहब की फूटी किस्मत, विजय ने कोई जहरीली चीज़ खा ली थी। दवा पानी का कोई साधन नहीं था। पड़ोस के गांव से वैद्य को बुलाया गया, पर बेचारे के प्राण न बच सके। आखिरकार उसे लील गया। फिर क्या था, जमींदार साहब के जीने का सबब ही मानो जाता रहा। बड़े गुमसुम से रहने लगे। मयंक और विवेक के सामने रोज़ नई नई बातें खुलकर आ रही थी। जैसे तैसे परत दर परत नए राज खुलते। बानपुर का रहस्य और भी गहराता जाता। काली रात का घुप अंधेरा चारों तरफ फैला था। हल्की हल्की चांदनी बरस रही थी। बानपुर और उसके आसपास का निर्जन बीहड़ हमेशा की तरह सुनसान पड़ा था। केवल काले सायों की तरह लंबी लंबी झाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। कभी कभार हवा का कोई झोंका इनमें से गुजर कर झाड़ियों में हलचल पैदा कर देता। इन्हीं झाड़ियों के बीच बने सकरे रास्तों पर दो काली परछाइयाँ चली जा रही थी। उनका रुख बानपुर की ओर था। मिट्टी में तेज तेज कदमों की चाल से साफ पता चल रहा था कि वे किसी चीज़ से भाग रहे हैं। तभी उनमें से एक परछाई डरी सहमी सी बोल पड़ी, यहाँ आसपास कोई गांव है या नहीं? अगर हम बीहड़ में भटक गए तो घबरा मत कजरी, कुछ दूर और चलते हैं, कोई इंसानी बस्ती मिल ही जाएगी। कजरी को एक अजीब सी घबराहट सता रही थी। उसने कसकर लखन का हाथ पकड़ रखा था। इस भयावह बीहड़ में दोनों चंद्रमा की रोशनी में अनुमान लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते कजरी के पैर दुखने लगे। उसकी सांसें फूलने लगी। वे लोग काफ़ी देर से चल रहे थे। उससे आगे चला नहीं गया। थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं लखन, मेरे पैरों की नसें खिंचने लगी हैं। लखन, इन कटीली झाड़ियों में कहाँ रुकेंगे? कुछ दूर और चल, मुझे आगे साफ जगह दिख रही है। दोनों कटीली झाड़ियों के जंजाल से बाहर निकल आए। चारों तरफ खुला मैदान था और ज़मीन पर पाँव के टखने तक पहुँचने वाली सूखी घास की चादर बिछी थी। वे थोड़ा और आगे बढ़े। एक टूटा फूटा कच्चा छप्पर उन्हें मध्यम चांदनी में दिखाई दिया। आसपास इंसानी बसावट होने का प्रमाण देते उस छपरे को देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। कजरी बेहद थक चुकी थी। छप्पर के नीचे पसरी सूखी घास उसे मुलायम मखमली गद्दे का एहसास करा रही थी। फूस का वो छप्पर लकड़ी के 4 भारी खूंटों पर टिका था। उन्हीं में से एक खूंटे से पीठ दिखाकर कजरी नीचे बैठ गई। लखन ने उसकी गोद में अपना सिर रखा। वो धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराने लगी। कजरी रूप रंग के मामले में बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर उतनी ही चंचल, यौवन के मद में चूर। ठीक उसी समय उसकी नज़रें लखन से जा मिली। लखन उस समय नया नया कजरी के गांव में आया था। वो उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। लखन भी कजरी को चाहने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर एक विकराल समस्या मुँह बाए उनका इंतज़ार कर रही थी। लखन और कजरी दोनों अलग अलग बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। जब कजरी के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कजरी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसे पता था कि उसके घर वाले अपनी बेटी का गला काट देंगे, पर दूसरी बिरादरी में शादी नहीं होने देंगे। फलतः उसने लखन के साथ भागने का निश्चय किया। दोनों भागकर अपने गांव से बहुत दूर आ गए। वो अब कहाँ थे उन्हें पता नहीं था। पैरों में एक जोड़ी चप्पल और तन पर पहन रखे कपड़ों के अलावा कजरी के साथ कुछ नहीं लिया था। हालांकि लखन कुछ पैसे लेकर गांव से भागा था। कजरी, रे लखन, हम गांव से भाग तो आए, पर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? लखन, तू काहे फिक्र करती है? गांव में ज़मींदारों की बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वहाँ मेहनत मजूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। और लखन अपनी बात पूरी करता उससे पहले कुछ आहट। दोनों ने उस तरफ देखा। उधर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ठंडी खामोशी सराहट फिर से हुई।
इस बार कजरी को कुछ दिखा। अंधेरे में कोई खड़ा था, किसी मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर। कजरी कुछ सकपकाई। वो कौन है? लखन उठ खड़ा हुआ। सचमुच गहरे अंधेरे में उसने भी किसी की परछाई महसूस की। धीरे धीरे वो काली आकृति और स्पष्ट होती गई। वे अच्छी तरह देख पा रहे थे लंबे मटमैले उलझे बालों वाली उस औरत को। सिर नीचा किए और दोनों हाथ लटकाए वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। अगले ही पल वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। दोनों कुछ घबराते हुए उठ खड़े हुए। किसी के गले से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो औरत उनके बहुत करीब आ गई। कटकट की आवाज़ के साथ उस औरत का शरीर बिल्कुल सीधा हो गया। कजरी चिल्ला उठी। तभी उनके चारों ओर घास के मैदान की मिट्टी ऊपर उठने लगी। मिट्टी की दरारों में से गल चुकी लाशें बाहर आने लगी। उनमें से किसी का शरीर पूरी तरह सड़ चुका था तो कोई सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। सारे एक लय में घेरा बनाकर उनके नज़दीक आने लगे। कजरी डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। लखन को अपने पैर के पास एक मोटी लकड़ी पड़ी दिखी। उसने लकड़ी हाथ में पकड़ी। जैसे ही एक मुर्दा उसके करीब आया, लखन ने उसके सर पर लकड़ी से ज़ोरदार प्रहार किया। मुर्दे का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा, पर वो मुर्दा रुका नहीं। लखन दोबारा प्रहार करता, इससे पहले मुर्दों ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो उन्हें जिंदा ही नोचकर खाने लगे। लखन और कजरी दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगे। मयंक और विवेक दोनों के कानों में उस पहाड़ी के पार से आती चीखें सुनाई पड़ी। दोनों उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे बस एक दूसरे का हैरान परेशान चेहरा देख रहे थे। चीखें आहिस्ते आहिस्ते दबने लगी और कुछ पलों बाद बिल्कुल विरलता छा गई। इस घटना के बाद दोनों में से किसी की भी पहाड़ी की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं हुई। उधर मुद घट्टे की लाशों ने लखन और कजरी के शरीर को बुरी तरह नोच डाला। उन नोच डाले गए बेजान शरीरों को छोड़कर मुर्दे वापस एक एक करके ज़मीन में दफन होने लगे। उस प्रेमी जोड़े की ऐसी मौत को देखकर साफ पता चल रहा था कि नियति कितनी क्रूर और भयावह हो सकती है। शत विशत चेहरे वाली वो औरत लाशों के और करीब आई। मुर्दों ने उन दोनों को बुरी तरह नोचकर मारा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूजे का हाथ ज्यों का त्यों पकड़ रखा था। वो रोने लगी, बुरी तरह रोने लगी। उसकी सफ़ेद आंखों से आंसुओं की बजाय खून की तरह लाल द्रव्य निकलने लगा। कुछ देर बाद उसका रोना भयंकर चीत्कार में बदल उठा। बीहड़ में घूमने वाले सियार भी एक साथ आसमान की ओर मुँह करके रो पड़े। यहाँ तक कि बानपुर के आवारा कुत्ते भी बेहद कर्कश स्वर में विलाप करने लगे। शायद उस रात बानपुर में कोई भी नहीं सो पाया। रात की उस घटना के बाद मयंक और विवेक बड़ी मुश्किल से सो पाए थे। आधी रात को मचे उस उत्पात के बाद किसी को नींद कैसे आती। बहरहाल सुबह सुबह शोरगुल सुनकर दोनों की नींद टूटी। विवेक ने उठकर हवेली से बाहर झाँका। लोगों की भारी भीड़ जमा थी। उसके कुछ पल्ले ना पड़ा। दोनों हाथ मुंह धोकर नीचे उतरे। लोगों के भय से संत्रस्त और चिंताग्रस्त चेहरे देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी। दालान के सामने भी खूब लोग खड़े थे। उन्होंने देखा कि दालान में खटिया पर बैठे दहल सिंह, पास ही मूढ़े पर बैठा जोरावर सिंह, उसका बेटा दुष्यंत और इंस्पेक्टर मोहन सिंह किसी गहरी गहमा गहमी में व्यस्त थे। मयंक ने अपने पास खड़े आदमी से पूछा, हवेली में इतनी भीड़ क्यों जमा है? सामने से जवाब आया, आज सुबह पहाड़ी के पीछे किसी लड़के और लड़की की लाश मिली है। गांव वाले बेहद डरे हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो जमींदार साहब के पास दौड़े दौड़े आए। मयंक के बदन में सिहरन सी दौड़ पड़ी। विवेक भी हक्का बक्का रह गया। विवेक, कहाँ हैं वो लाशें? आदमी ने कहा, गांव के बीच चौराहे पर पड़ी है। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। मयंक और विवेक तेज तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ गए। चौराहे पर भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। लोगों ने लाशों को चारों तरफ से घेर कर एक गोल घेरा बना रखा था। वहीं उन्हें आकाश मिला। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये पता नहीं कैसे हुआ सब। उसकी आवाज़ में भय झलक रहा था। लोगों को ठेलते हुए दोनों घेरे के अंदर घुसे। मयंक ने ऐसे विभत्स दृश्य की कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी आंखें फैल गई, धड़कन तेज होने लगी। उन दोनों शरीरों को बुरी तरह छिन्न भिन्न किया गया था। उनके पेट से आते बाहर निकल आई थी। आंखें गायब थी। शरीर से मांस के लोथड़े बाहर लटक रहे थे। मयंक को उबकाई आने लगी। ऐसा दृश्य उसके लिए बड़ा असहनीय था। अपने मुंह पर हाथ रखकर वो भीड़ से बाहर आ गया। उन्हीं लोगों के पास ज़मीन पर
ऊपर बैठी भूरी अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रही थी। अचानक ही वो बड़बड़ाई, साला उन जमींदारों की दुश्मनी आज हम गरीबों पर भारी पड़ रही है। उसने गुस्से से ज़मीन पर थूका। माहौल की सरगर्मी कुछ शांत हुई। मंत्रणा समाप्त करके इंस्पेक्टर मोहन सिंह हवेली से बाहर निकला। मयंक और विवेक उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आकाश भी वहीं खड़ा था। इंस्पेक्टर पहले ही उनके मन की बात ताड़ गया और बोला, पता नहीं कौन सी बला है, हर बार कोई ना कोई मासूम उसकी भेंट चढ़ता है। मौत की जगह पर कई बार खोजियों से जांच करवाई, पर न किसी जानवर के पदचिन्ह मिले, न किसी इंसान के। लोग बड़ी दर्दनाक मौत मरते हैं। आप खुद देख चुके हैं। घोर विपत्ति हमेशा बानपुर के सिर पर मंडराती रहती है। राम जाने कब ये मुसीबत टलेगी। वास्तव में जैसे जैसे वे लोग रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे गूढ़ रहस्य और गहराता जा रहा था। विवेक, ये दोनों कौन हैं? मोहन सिंह, अलग अलग बिरादरी के थे बाबू। शादी के लिए घरवाले नहीं माने तो भाग कर चले आए, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन सामने मौत इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। गांव खबर भिजवाई थी, घरवालों ने लाशों को लेने से साफ साफ मना कर दिया। अभी मुखिया जी से बात हुई है, इनका क्रियाक्रम यहीं किया जाएगा। उस नवयुगल की मौत पर मयंक को दुख हुआ। पहाड़ी के पार वाला हैवान सचमुच किसी को नहीं बख्शता था। बानपुर गांव का मुख्य शमशान पहाड़ी के पास में ही था, लेकिन जब यहाँ ऐसी मौतें होना शुरू हुई तब गांव में एक नया रिवाज पनपा। गांव की उस पहाड़ी के पार घास का मैदान है, उसी ज़मीन पर ऐसी लाशों का अंतिम संस्कार किया जाने लगा। इन लाशों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। इसी कारण से ये मूर्त घट्टा कहलाया जाता है। लखन और कजरी के मृत शरीरों को भी उसी मूर्त घट्टे में गाड़ दिया गया। मयंक और विवेक ने पहली बार पहाड़ी के पार वाले उस मूर्त घट्टे को देखा। लकड़ी के 4 खंभों पर टिकी फूस की छत के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। उन दोनों को गाड़ कर उनकी कब्रों के ऊपर निशानी के लिए 2 पत्थर रखे गए। उस ज़मीन पर जगह जगह ऐसे पत्थर रखे गए थे। पत्थरों की संख्या देखकर मयंक और विवेक दोनों अंदर से कांप उठे। आज विजय की बरसी थी। इसके अवसर पर हवेली में भोज रखा गया। गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। उनके लिए हवेली से बाहर पत्तलें लगाई गई। पहले पूजा पाठ हुआ, फिर सब भोजन के लिए बैठे। मयंक और विवेक के लिए हवेली में थालियां लगाई गई। आकाश अपने नाना रामसुख के साथ आया था। मयंक का ध्यान उसकी ओर गया। वो उठकर बाहर आया। अंदर आ जाओ आकाश, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मयंक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। नहीं बाबू, हमें हवेली के अंदर इजाज़त नहीं है, वहाँ बड़े लोग ही खाना खाते हैं। रामसुख विचलित सा होकर बीच में बोल पड़ा। मयंक, तो ठीक है, मैं यहीं आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। क्या? सभी चौंक पड़े। मयंक भी आकाश के पास एक पत्तल लेकर बैठ गया। उसने हवेली में झांका। विवेक को छोड़कर हवेली के सभी लोग उसे बड़ी निकृष्ट दृष्टि से देख रहे थे। उनकी परवाह न करते हुए मयंक चुपचाप वहाँ बैठा रहा। पत्तलों में हलवा और पूड़ी परोसे गए। लोग खाने पर टूट पड़े। उन्हें खाने का ऐसा स्वाद कभी कभार ही मिल पाता। इंसान का भूखा पेट भरते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मयंक को बड़ी हैरानी हुई। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने आज सुबह वो दर्दनाक नज़ारा देखा था? क्या उन्हें इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी? मयंक के जहन में अब तक ये दृश्य घूम रहे थे, पर वो लोग हंस मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। क्या इंसान के लिए भोजन सबसे ज़्यादा कीमती होता है? रात हो चुकी थी। मयंक अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन अचानक, मयंक उठो। विवेक सामने खड़ा था। वो बिस्तर से उठा। विवेक, अभी अच्छा मौका है, सभी सो रहे हैं। हमें पहाड़ी के पार वाले उस मूर्त घट्टे के पास जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। मयंक के तन में सिहरन सी दौड़ पड़ी। विवेक, मैं सीढ़ियाँ उतरकर देखता हूँ कि रास्ता साफ है या नहीं। विवेक नीचे चला गया। सामने उसके बिस्तर पर एक 32 बोर रिवॉल्वर रखी थी। मयंक के मन में कुछ भय था, पर वो एक मिशन पर था। उसके लिए ही तो वो यहाँ आया था। अलमारी से 2 टॉर्च निकालकर मयंक ने अपने पास रख ली। विवेक भी वापस आ गया। हम नीचे से नहीं जा सकते, हवेली के नौकर बाहर सो रहे हैं। मयंक, तो अब हम खिड़की से नीचे उतरेंगे और हवेली के पीछे से पहाड़ी की ओर निकल जाएंगे। इसीलिए मैं ये रस्सी लाया हूँ। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी। मयंक ने बिस्तर के पाए से गांठदार रस्सी का एक सिरा बांधा और दूसरे सिरे को खिड़की से बाहर लटका दिया।
विवेक ने रिवॉल्वर में गोलियां भरी और अपनी शर्ट के नीचे खोस लिया। पहले वही रस्सी की गांठों पर पैर रखते हुए नीचे उतरा। पीछे पीछे मयंक भी उतर गया। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाई और उबड़-खाबड़ ज़मीन से होते हुए पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। सुनसान इलाके में फैले घनघोर अंधेरे के बीच केवल उन दोनों की टॉर्च चमक रही थी। रास्ते में एक आध जुगनू भी जगमगा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों घास के मैदान पर थे। सामने उन्हें मुर्दघट्टे का छप्पर दिखाई दे रहा था। विवेक ने चारों तरफ टॉर्च मारी। एक गहरी शांति चारों तरफ पसरी थी। केवल साएं साएं करती हवा का स्वर उन्हें सुनाई दे रहा था। विवेक कुछ और आगे बढ़ा। हमें शायद यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, मयंक कुछ विचलित से स्वर में बोला। विवेक, कुछ देर यहाँ रुककर देखते हैं। वो आगे बढ़ता, इससे पहले एक चीख उसके कानों में पड़ी। हड़बड़ाहट में वो कुछ कदम पीछे हटा। धीरे धीरे चीख अनेक चीखों में बदल गई। चारों तरफ से चिल्लाहटों की आवाज़ें आ रही थी। मयंक घबरा गया। चलो विवेक, तुरंत यहाँ से निकलते हैं। वे दोनों आगे कुछ करते इससे पहले ज़मीन में बनी कब्रों में दरारें पड़ गई। चलो विवेक, यहाँ से तुरंत निकलते हैं। वे आगे कुछ करते इससे पहले वो दरारें बढ़ने लगी। उन कब्रों में से वहाँ दफनाई गई लाशें बाहर आने लगी। उन जिंदा लाशों को देखकर दोनों का खून जमने लगा। कजरी और लखन भी इसी भीड़ का हिस्सा बन चुके थे। लड़खड़ाते हुए वे सारे मुर्दे उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो ज़मीन उनके पैर जकड़कर बैठ गई हो। तभी कुछ फुसफुसाहट हुई। उनकी तरफ बढ़ रही मुर्दों की भीड़ अचानक रुकी। सभी एक एक करके मयंक और विवेक के सामने से हटने लगे। भीड़ दो भागों में बंट गई। सामने एक मुर्दा औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जटाओं से ढका था। हाथों को दोनों तरफ लटकाए वो बड़ी अजीब तरह से उनकी तरफ बढ़ने लगी। कि तभी अचानक तो क्या हुआ विवेक और मयंक के साथ वहाँ? क्या वो दोनों वहाँ से सही सलामत वापस आ पाएंगे, या उस मुर्दघट का शिकार होकर वो दोनों भी अपनी जानें गंवा बैठेंगे? क्या वो कभी इस गांव का रहस्य पता लगा पाएंगे? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले और आखिरी भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।